हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रीश शवा का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द लेट नाइट शो ऑन करंट अफेयर्स, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और भी अलग अलग मैगजीन्स जैसे कि डाउन टू अर्थ एक्सेट्रा, उनका करंट अफेयर्स। और ये करंट अफेयर्स आपको काफ़ी मदद करेगा आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो ज़रूर देखो इस वीडियो को। और इसका पीडीएफ आपको नीचे दिया गया है टेलीग्राम चैनल। आप जाके टेलीग्राम चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सो पहला है हमारा एक्सरसाइज सी ब्रीज। एक्सरसाइज सी ब्रीज एक नेवल एक्सरसाइज है आपको यूक्रेन और यूएसए के बीच में। और ये कहाँ होगा, ये कहाँ हुआ था, ये हुआ है आपको ब्लैक सी में। और ये आपको दिखाता है किस तरह से वेस्टर्न कॉपरेशन है यूक्रेन का, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच में, क्योंकि दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में एक तनाव का सिचुएशन है। तो इसके लिए जो वेस्टर्न कॉपरेशन जैसे कि यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़ अपना कॉपरेशन दिखा रहे हैं यूक्रेन के तहत ये एक्सरसाइज करके। और ये एक्सरसाइज जो है आपको 1997 से किया जाता है। और इसमें नाटो स्टेट्स और उसके अलाइज नेशंस ये सब आपको भाग लेते हैं। ओके। और ये जो एडिशन था 2021 का, ये सबसे बड़ा एडिशन है, हिस्ट्री का सबसे बड़ा एडिशन है, क्योंकि इसमें 5000 मिलिट्री पर्सनल मोर देन 30 कंट्रीज से इसमें भाग लिए हैं। तो ये सबसे बड़ा, अभी तक का सबसे बड़ा एक्सरसाइज होगा 1997 से लेके अभी तक में। 2021 विल बी द लार्जेस्ट एक्सरसाइजेस इन द हिस्ट्री ऑफ एक्सरसाइज सी ब्रीज। ओके, जिसमें आपको 5000 मिलिट्री पर्सनल्स ओवर मोर देन 30 कंट्रीज से आपको इसमें भाग लिया है, जो कि है आपको एक्सरसाइज सी ब्रीज। नाउ अब इसका मेजर एम्स क्या है। इसका मेजर एम आपको सबसे पहला है कि इसमें नेवल और लैंड ऑपरेशंस इसमें बेहतर हो, इम्प्रूव किया जाए कॉपरेशन अमॉन्ग द पार्टिसिपेंट कंट्रीज। जितना भी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो और सब में एक म्यूचुअल कॉपरेशन हो। और एक और है कि ये सेंड करेगा एक पावरफुल मैसेज, जिसको जो मेंटेन करेगा यहाँ स्टेबिलिटी और पीस। तो ये मैसेज किसके लिए है मेनली, ये मैसेज आपको है रशिया के लिए। मेजर आपको मैसेज है ये रशिया के लिए। ओके। नाउ समथिंग अबाउट ब्लैक सी। जब ब्लैक सी की बात आती है तो ब्लैक सी से काफ़ी क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे गए हैं पहले भी। तो ये एक पार्ट है आपको अटलांटिक ओशन का, एक मार्जिनल सी है अटलांटिक ओशन का, जो कि ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के बीच में है। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ में कौन कौन से हैं, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की और जॉर्जिया। ये सब कंट्रीज इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं ब्लैक सी के। नाउ ब्लैक सी को हम लोग मैप पे देखते हैं। ब्लैक सी आपको इस पोजीशन पे है, देखिए यहाँ से रशिया आपको यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया और तुर्की और जॉर्जिया अपना बॉर्डर शेयर करता है। मोल्डोवा शेयर अपना बॉर्डर नहीं करता है इससे। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज जो इससे आपको बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके जस्ट नीचे आपको है मेडिटेरियन सी टर्की के नीचे। इसके जस्ट बगल में आपको है ब्लैक सी को टच करता है सी ऑफ मरमरा, और उसके जस्ट नीचे है आपको एजियन सी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो एक बात है कि यहाँ पे जो आपको रशिया और यूक्रेन से बॉर्डर करता है, तो इस सी का नाम है आपको सी ऑफ एजोव। ठीक है, रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर के पास करता है। तो ये और सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी जिस जगह से आपको खुलता है, उस जगह को हम लोग मेजर, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट बोलते हैं। और इस चीज़ को हम लोग, जो कि रशिया और यूक्रेन या फिर बोला जाए तो ब्लैक सी और एजोव, ये ब्लैक सी और एजोव के बीच में जो आपको स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है। इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ कर्च, या नाम भी लिखा हुआ अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ कर्च। उसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे है आपको छोटा सा सी है जिसको बोलते हैं सी ऑफ मरमरा, टर्की के पास। इसको हम लोग बोलते हैं सी ऑफ मरमरा सी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट है यहाँ पे, तो और इस स्ट्रेट का नाम है जो ब्लैक सी को एंटर करवाता है सी ऑफ मरमरा में, एक साथ जुड़ता है। और उस स्ट्रेट का नाम है आपको मरमरा और ब्लैक सी के बीच में जो स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट का नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट। उस स्ट्रेट का नाम है आपको बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, बॉस्फोरस स्ट्रेट उसका नाम है। और एक और स्ट्रेट है जो सी ऑफ मरमरा और एजियन सी, इन दोनों को कनेक्ट करता है। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो ये स्ट्रेट है आपको,
इस स्ट्रेट को हम लोग बोलते हैं डार्डिनेल स्ट्रेट। तो 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इसके 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला ये जो कि आपको सी ऑफ एजोब और ब्लैक सी के बीच में जो स्ट्रेट मिलता है उस स्ट्रेट को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट ऑफ कर्च। अगला सेकंड पॉइंट, सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी के बीच में जो स्ट्रेट मिलता है उसे हम लोग कहते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट। और आपको यहाँ तीसरा जो कि सी ऑफ मरमरा और एजियन सी के बीच में मिलता है, इस स्ट्रेट का नाम हमारा है डार्डिनेलस स्ट्रेट। तो 3 स्ट्रेट आपको याद रखने हैं जो ब्लैक सी के साथ, और साथ ही साथ आपको नेबरिंग कंट्रीज़ भी याद रखनी है, ठीक है। तो नेबरिंग कंट्रीज़ हमारा या बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन है, तो रशिया है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, तुर्की है, बुल्गारिया है और रोमानिया है। तो ब्लैक सी के बारे में और इस न्यूज़ से आपको इतना इन्फॉर्मेशन याद रखनी है जो कि आपको काफ़ी मदद करेगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट न्यूज़ जो आया है वो है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के ऊपर, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट, ये एक यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट है जो आपको यूनाइटेड नेशन इस रिपोर्ट को निकालता है। तो इंडिया 37 प्लेस जंप किया है, 37 प्लेस जंप किया है, एक काफ़ी बड़ा जंप है आपको 2018 से अभी के रूप में। तो और ये पहुंच गया है 10th पोजीशन पे ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के रूप में। तो GCI पे 2020 का जो रिपोर्ट है तो हमारा रैंकिंग जो है वो है 10th पोजीशन इंडिया का। नाउ अबाउट दिस इंडेक्स हम लोग क्या क्या जानना है, तो GCI जो है एक कंपोजिट इंडेक्स है जो क्रिएट करता है या एनालाइज करता है और पब्लिश किया जाता है ITU के द्वारा, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा आपको पब्लिश किया जाता है या क्रिएट किया जाता है। ये एजेंसी जो है आपको किसकी है, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है। एंड इट मेजर्स द कमिटमेंट टू साइबर सिक्योरिटी ऑफ इट्स 194 मेंबर कंट्रीज़। तो आपको पता है UNO का मेंबर कंट्रीज़ 194 कंट्रीज़ है। तो ये कमिटमेंट है कि साइबर सिक्योरिटी 194 मेंबर्स जो इनके कंट्री के हैं उनके प्रति साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के रूप में फैलाया जा सके। आपको पता है काफ़ी ज़्यादा साइबर क्राइम्स, तो हमारा एक साइबर क्राइम का एक चैप्टर ही बनता है कि साइबर क्राइम जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है, इंडिया में हो या बाहर हो। तो साइबर क्राइम से बचने के लिए हमारा साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन को रेज करने के लिए ये इंडेक्स निकाला जाता है GCI, जो कि आपको ITU के द्वारा, दैट इज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा निकाला गया है। ओके, नाउ ये लेटेस्ट रिपोर्ट द लेटेस्ट रिपोर्ट इज़ द 4th GCI एडिशन, ये 4था GCI एडिशन है ITU के द्वारा, और द फर्स्ट वर्जन ऑफ विच वॉज लॉन्च 6 years ago, और इसका जो पहला वर्जन था ये 6 साल पहले आपका लॉन्च किया गया था। अब हर एक कंट्री का डेवलपमेंट या इंगेजमेंट एसेस किया जाता है 5 पिलर्स के रूप में। पहला लीगल मेजर्स, कि क्या क्या लीगल मेजर्स लिए गए हैं इसको रोकने के लिए। सेकंड टेक्निकल मेजर्स, क्या क्या टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट किया गया है। थर्ड आपको ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स। फोर्थ आपको कैपेसिटी डेवलपमेंट, कितना कैपेसिटी डेवलप किया गया है कि हम लोग उसको रोक सकें। और एंड लास्ट इज कोऑपरेशन एंड द एग्रीगेटेड इनटू कंपोजिट स्कोर, तो हमारा कोऑपरेशन अलग अलग कंट्रीज से जो कि हमें अच्छे स्कोर देने के लिए मदद करता है। तो इन 5 पैरामीटर्स के द्वारा ये इंडेक्स आपको निकाला जाता है। ओके, नाउ अब रैंकिंग आपको है, सबसे टॉप रैंकर है इसमें USA जिसका स्कोर है 100। उसके बाद UK और सऊदी अरब जो फिनिश किए हैं सेकंड, जो कि आपको स्कोर है 99.54। एशिया पैसिफिक रीजन में साउथ कोरिया और सिंगापुर टॉप पे हैं 98.52 के साथ, और जिसका रैंक होता है आपको 4th। और इसी तरह और भी कंट्रीज जैसे रशिया, UAE, मलेशिया 5th पोजीशन पे, लिथुआनिया, जापान, कनाडा, फ्रांस और इंडिया, और इंडिया हमारा 10th पोजीशन। उसके अलावा और भी कंट्रीज जैसे कि तुर्की, जर्मनी, चाइना एट 33rd पोजीशन, इज़राइल एटसेट्रा कंट्रीज़। तो इंडिया का रैंकिंग आपको पता चल गया है केस क्या है। इंडिया का रैंकिंग है 10th। ये 4th ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है जिसमें इंडिया का रैंकिंग है 10th, और हम लोग 37 प्लेसेस ऊपर उठे हैं हमारे प्रीवियस रैंकिंग की तरफ। प्रीवियस रैंकिंग जो प्रीवियस लिया गया था वो लिया गया था 2018 में, और उससे हम लोग 37 पोजीशन अप होकर के हमारा रैंकिंग अब है 10th पोजीशन पे हैं, और हम लोग 4th पोजीशन पे हैं एशिया पैसिफिक रीजन में। एशिया पैसिफिक रीजन में हम लोग 4th पोजीशन पे हैं। तो आई थिंक सो आपको ग्लोबल का साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि आपको है पायरोस्टाडिया लालजी। अब पायरोस्टाडिया लालजी है क्या,
ये एक नया स्पीसीज़ है, एक नया जीनस है आपको कॉफ़ी फैमिली का। इट्स अ जीनस ऑफ कॉफ़ी फैमिली, जिसको डिस्कवर किया गया है अंडमान आइलैंड्स पे। इसे डिस्कवर किया गया है अंडमान आइलैंड्स पे। इट इज़ द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द जेनस पायोस्टेरिया इन इंडिया। ये पहली बार पाया गया है इंडिया में। ये एक 15 मीटर लंबा ट्री होता है और ज़्यादातर इसका जीन जो होता है, जिसका जीनस होता है, ये ज़्यादातर आपको मडागास्कर में पाया जाता है। और इसका आईयूसीएन स्टेटस, आईयूसीएन जो स्टेटस है वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। दिस स्पीसीज आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। पायरोस्टेरिया लालची नाम रखा गया और ये एक कॉफ़ी फैमिली का स्पीसीज है। अब इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय अ लॉन्ग स्टेम विद अ वाइटिश कोटिंग ऑन अ ट्रंक। और इसका वाइटिश कोटिंग है, एक लंबा स्टेम होता है, इसमें वाइटिश कोटिंग होता है आपको। और साथ ही साथ इसका जो आपको बॉडी में होते हैं वो 8 से 12 फ्लावर होते हैं, जो कि इसका एक डिस्टिंक्ट फीचर है। नाउ अब इसका एक्चुअली में डिस्कवर कहाँ किया गया है, कहाँ मिला है इसको, तो साउथ अंडमान के वंडूर फॉरेस्ट में, वंडूर फॉरेस्ट के साउथ अंडमान के वंडूर फॉरेस्ट में इसे पाया गया है। अब एक और स्पीसीज पाई गई जिसका नाम है पोकवीड। ठीक है, दो स्पीसीज है जिसका पोकवीड, इसका नाम है रिवीना अंडमानिसिस, मतलब ये भी आपको अंडमान में ही पाया गया है। अब ये जो है आपको ये एक लार्ज ट्री के नीचे शेड एरिया में पाया जाता है, रॉकी एरिया में पाया जाता है, क्योंकि ये हर्ब्स या श्रब्स के साथ आपको पाया जाता है। अब पोकवीड जो है एक स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग प्लांट है जिसका पॉइजनस रूट होता है और इसके बेरीज को हम लोग यूज़ करते हैं रेड डाई के तरह, जो कि कलर देता है वाइन को, कैंडीज़ को, क्लोथ को और पेपर को। इसके बेरीज से हम लोग रेड डाई यूज़ करते हैं जो कि कलर देता है वाइन को, कैंडीज़ को, क्लोथ को और पेपर को। ठीक है, नाउ ये देखिए, यही आपको है पायरोस्टेरिया लालजी। ये प्लांट जो आप देख रहे हो यही आपको है पायरोस्टेरिया लालजी है। और ये जो आपको है ये क्या है आपको, ये है आपको पोकवीड। ओके, ये है पोकवीड, ये है पायरोस्टेरिया लालजी। ओके, जो कि आपको अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में मिला है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, इसी का पॉइंट है, ये जो है एक्चुअली में ये जो भी रिसर्च होता है ये आपको किया जाता है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ये किया जाता है आपको बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। अब ये एपेक्स, हमारा एपेक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आता है आपको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर, MOEFCC के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर आता है आप लोग क्या, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब ये जो है मेनली जितना भी टैक्सोनॉमी होता है रिलेटेड, जो भी स्टडीज़ होता है या फ्लोरिस्टिक स्टडीज़ होता है, जो फ्लावर के रूप में या अलग अलग जीनस के रूप में या वाइल्ड प्लांट के रिसोर्सेज, जो भी चीज़ होता है इंडिया में या हमारे कंट्री में जो भी चीज़ होता है वो करता है आपको बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। एस्टैब्लिशमेंट 1890, 9 रीजनल सर्कल्स हैं इसके। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे आपको है, इसका हेडक्वार्टर्स है आपको कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। दिस इज़ ऑल अबाउट बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एंड हमारा जो टॉपिक था पायरोस्टेरिया लालजी के बारे में, ये टॉपिक हमारा अब यहाँ पे ख़त्म होता है। नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल स्टडी। ये नीति आयोग के द्वारा निकाला गया है, नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल। तो कोविड ये पैंडमिक के समय में ये एक मेजर न्यूज़ आपको सामने रखा गया है, नीति आयोग की स्टडी के द्वारा ये बताया गया है। ये एक कंप्रीहेंसिव स्टडी किया है इन्होंने नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल का हमारे कंट्री पे। तो इसका मेजर फाइंडिंग्स क्या क्या है, क्या क्या फाइंड किया गया है इसमें, तो इसमें फाइंड ये किया गया है कि जो भी ज़्यादातर जो हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स हैं ये काफ़ी लो चार्ज करते हैं आपको नॉर्मल हॉस्पिटल से। तो इसका नाम ही जैसे है कि नॉट फॉर प्रॉफिट, तो हमारे जितना भी प्रॉफिट हॉस्पिटल्स हैं उससे बहुत ही कम चार्ज होता है इनका। ज़्यादातर जो नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल है वो आपको इम्पैनल्ड है स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्कीम से। जितना भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्कीम्स आता है, जो भी आपको स्कीम्स आते हैं गरीब के लिए या OBC के लिए या फिर लोअर कास्ट के लिए, ये सब स्कीम्स का फ़ायदा आपको इस हॉस्पिटल्स को मिलता है। और ये लोग अलग अलग लीवर्स का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग मल्टीटास्किंग फोर्स होती है इनकी, घर में इनका मैन्युफैक्चर होता है इक्विपमेंट का, जो कि आपको लो कॉस्ट देता है आपको क्लिनिकल केयर का। तो क्लिनिकल केयर का जो कॉस्ट होता है वो और भी कम होता है। तो जैसे हम जैसे मिडिल क्लास आदमी या फिर जो गरीब आदमी होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आपको क्लिनिकल केयर, वो सब जो होता है वो सब इस तरह इससे काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा। ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल है ये काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है अगर इसका अच्छे से यूज़ किया जाए, क्योंकि इसका सबसे पहले लो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है और इसका जो मेजर फोकस होता है वो होता है क्वालिटी केयर के ऊपर, क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल हैं। तो इनका मेजर जो बात है या मेजर जो आपका एम होता है वो होता है आपका क्वालिटी चेकअप करना,
आपको क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करना, और वो भी आपको जेनरिक मेडिसिन जो कि आपको कम दाम में प्रोवाइड हो सके। और जितने भी स्कीम्स होते हैं गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो भी स्कीम्स होते हैं उससे आपको फ़ायदा मिल सके, उससे आपको कुछ बेनिफिट मिले, उसके लिए आपको नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल बनाया गया है। ठीक है। अब चैलेंजेस इसके पास हैं, काफ़ी बड़े चैलेंजेस हैं। जो कि पहला चैलेंज आपको है, इसमें डिफ़िकल्ट है रिक्रूट करना डॉक्टर्स को, स्टाफ्स को, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर्स और स्टाफ या फिर किसी भी इंसान को सबसे पहला चीज़ होता है उनके लिए, दैट इज़ मनी। तो मनी अगर, क्योंकि यहाँ मनी उतने हिसाब से नहीं मिल पाती है या गवर्नमेंट उतने हिसाब से मनी इस पर खर्च नहीं करते हैं, तो दैट इज़ वाई दिस इज़ द मोस्ट, इट इज़ अ चैलेंज टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। और साथ ही साथ लंबे समय से पेंडिंग अमाउंट बाद में जाकर क्लियर नहीं होता है, गवर्नमेंट क्लियर नहीं किया जाता है बहुत सारा अमाउंट्स को। तो ये सब जो डिलेड आपको पैसे मिलते हैं या ये बोलते हैं, वो आपको काफ़ी प्रेशर डालता है इस हॉस्पिटल्स पे। तो ये काफ़ी दिक्कत है। और फंडिंग इसकी क्या है, इसकी फंडिंग में एक एक्सटर्नल फंडिंग आती है जो कि आपको फिलैंथ्रोपिस्ट या फिर ग्रांट्स, कोई भी एनजीओज़ के द्वारा या कोई भी बाहर देश के द्वारा या फिलैंथ्रोपिस्ट जो हम लोग ग्रांट मिलता है उसके द्वारा इसकी फंडिंग होती है। तो इसकी फंडिंग एग्जैक्ट नहीं है कि इसकी फंडिंग में होगी ही फंडिंग इस बार, हो सकती है नहीं भी हो। तो ये मेजर चैलेंजेस है आपको नॉट फॉर प्रॉफिट हमारे हॉस्पिटल्स के लिए। ठीक है। अब कुछ इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। नॉट फॉर प्रॉफिट जो होता है ये मेनली होता है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं किया जाता, ज़्यादातर ओनर्स इसके प्रॉफिट नहीं करते हैं। मेजर इनका काम होता है पेशेंट सर्विस देना। ओनर्स जो होते हैं इस हॉस्पिटल्स के, ये हो सकता है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है या एनजीओज हैं, नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशंस हैं ये। और ये हॉस्पिटल जो होता है इनका पोटेंशियल रेमेडी है कि ये हमारे चैलेंजेस, जो कि हमारा अनअफोर्डेबिलिटी है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, क्योंकि अगर एक गरीब आदमी अगर हॉस्पिटल जाएगा तो वो तो लूट के आ जाएगा भाई, उनके पास इस तरह से आपकी फैसिलिटी ही नहीं है। या एक मिडिल क्लास आदमी जाएगा तो वो कर ही नहीं पाएगा अपना इलाज। तो ये जो हम लोग अनअफोर्ड कर पा रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं हमारे सब्सटेंस को, तो ये इससे दूर हो सकता है। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग का जो ये सिस्टम है ये दूर हो सकता है। तो आई होप दैट आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जितना हो सके उतना शेयर करो इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना ना भूलो मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करो। और नीचे दिया गया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल, वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, उसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो ख़त्म होने के बाद जाकर पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनसीईआरटी सीरीज़ जो मेरी चल रही है, एनसीईआरटी की साइंस की, एनसीईआरटी की हिस्ट्री की, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। उस सीरीज़ को काफ़ी इंफॉर्मेटिव सीरीज़ हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब मिलता हूँ मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।